हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर आज है हमारा 19वां दिन। और सर आप दिख क्यों नहीं रहे? आप पहले तो दिखते थे, है ना? तो आज थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है, तो लेकिन फिर भी आज 19वां दिन है और आज दिसंबर 2023 के पूछे गए पीपल एनवायरनमेंट के जो सवाल हैं उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। ठीक है जी। देखिए, पीपल एनवायरनमेंट का जो है 174 यानी 74 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ये 2 दिन में मैंने आपको डिवाइड कर दिया। आज हम लोग 37 क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट जो है वो फिर 21वां दिन में हम लोग 37 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टोटल टोटल 2 दिन में ये सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ज्यादा लंबा वीडियो मैं इसलिए भी नहीं बना रहा क्योंकि आपका एग्जाम है और आप एग्जाम में कर रहे हैं प्रिपरेशन। ठीक है, तो उस प्रिपरेशन के साथ साथ में एक छोटा सा होता है ना चटकारा टाइप से, तो वो आपको मिल जाए जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो और आप ये वीडियो भी कंप्लीट आराम से कर सके। ठीक है, तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए आपके आज चलते हैं आज की कोटेशन की ओर और आज के क्लास की ओर। मैं नहीं दिख रहा, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी क्लासेस होनी चाहिए और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए। नहीं जी सर, आइए देखिए, कहता है जिस चीज में आपको चुनौती मिलती है ना वही चीज आपको बदल भी सकती है। ये बात तो भी बहुत एकदम 110% सही बात है कि भाई जब तक आपके लाइफ में चैलेंज नहीं आता ना, है ना? हम लोग एग्जाम भी देने जाते हैं तो उसमें क्या होता है सर, जब लास्ट टाइम होता है ना 2-4 दिन, तो जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं जैसे अभी पढ़ रहे होंगे, है ना? तो इसीलिए चैलेंज लेना जरूरी है और जब तक आपको चैलेंज नहीं मिलेगा, चुनौती नहीं मिलेगी, वो चीज आपको बदल ही नहीं सकता। ये आपका आज तक कोटेशन। अब आज चलिए शुरुआत करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आपको नोट्स चाहिए और इस तरह से पीस का पीडीएफ चाहिए तो आप नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो। आइए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उसको हम लोग पहले देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर है, आपको 10 सेकंड का टाइम भी है, आप इसको देखिए और अपने आप से पहले जवाब देने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ क्या है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, है ना? चलिए शुरू करते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट प्रोड्यूसर गैस। किसके बारे में? प्रोड्यूसर गैस के बारे में पूछ रहा है कि सही कौन सा है। तो प्रोड्यूसर गैस होता क्या है? बेसिकली बेसिकली एक तरह का गैस ही है ना? जो फ्यूल्स के लिए होता है। किसके लिए? फ्यूल्स के लिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या कहानी है, क्या क्या इसमें कहा गया है। कह रहा है इट इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड बायोमास इनटू गैसियस फ्यूल्स। बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? एक सॉलिड जो बायोमास होते हैं उसको गैसियस फ्यूल्स में से कन्वर्ट करने का क्या है, कन्वर्जन करना है, इसका रिजल्ट है। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस। कह रहा है इट इज डन एट लोअर टेम्परेचर। कभी नहीं, जो प्रोड्यूसर गैस है वो उसके लिए ना हायर टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। 1500 के आसपास में आपका टेम्परेचर इसका हमेशा रहता है। तो पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है, यानी बी जिसमें जिसमें इसको हटा दीजिए आप। ये भी गया, ये भी गया, है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए थर्ड में क्या कह रहा है, इट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल इन इंटरनल कंबस्टन इंजन। मतलब इसका प्रयोग आंतरिक दहन इंजन में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। तो सी है, तो यानी कि जिसमें सी है, सी तो दोनों में कॉमन था भाई, ई को भी कॉमन है। डी देख लो, कह रहा है इट इज प्रोड्यूस इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा ऐसा नहीं है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पावर नहीं होता, ऑक्सीजन इसमें चाहिए, कम चाहिए लेकिन चाहिए। आइए देखिए, तो ये क्या हो गया, डी गलत हो गया। तो डी वाला किसमें? ये तो आंसर क्या हो गया, ए सी और ई। अब देखिए जिसको हिंदी में चाहिए वो हिंदी वाला देख सकते हैं। क्या कह रहा है, प्रोड्यूसर गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो ये आप इसको देख लीजिएगा, ए सी और ई, ये वाला आपका सही है। अब थोड़ा प्रोड्यूसर गैस के बारे में मैंने डिटेल दे रखा है, इसको पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। देखिए ध्यान से समझिए, कह रहा है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या है, एक टाइप है फ्यूल गैस का। किसका है? फ्यूल गैस का टाइप है। इट दैट इज प्रोड्यूस थ्रू दी गैसिफिकेशन ऑफ कार्बोनेसियस मटेरियल, जैसे कोयला, बायोमास, वुड, ये सारे उससे बनता है बाय पार्शियल कंबस्टन। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व रिएक्टिंग द मटेरियल एट हाई टेम्परेचर। देखो ऊपर क्या दिया हुआ था, लो टेम्परेचर, तो गलती हो गया था ना जी। देखिए हाई टेम्परेचर किसमें, यूजुअली बिटवीन 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस में ये क्या होता है, बनता है विद अ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एयर। देखो ऑक्सीजन और एयर चाहिए क्या, किस अमाउंट में, कंट्रोल्ड अमाउंट, मतलब लिमिटेशन चाहिए ऑक्सीजन का, और ऊपर दिया हुआ था कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो दो गलत हो गया था जी। अब देखिए कॉम्पोजिशन किसका होता है, सब प्रोड्यूसर गैस। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का 18 से 30% कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए 8 से 12%, मीथेन चाहिए आपका 2 से 3%, नाइट्रोजन चाहिए 45 से 55% और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए 4 से 6%। ये सारे गैसेस मिलकर आपके बनाते हैं क्या, सब प्रोड्यूसर गैस बनाते हैं। ठीक है जी, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके ये हो गया।
अब चले दूसरा क्वेश्चन की ओर। सर आइए बिल्कुल चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। सर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं, है ना। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया क्वेश्चन है। चलिए कह रहा है द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज डेडिकेटेड टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसीव्ड एज अ प्रैक्टिकल टूल फॉर ट्रांसलेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ। अब सब देखिए कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वो कब हुआ था सर, ये 1992 में है। कब आया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सर, 1992 में आया था। ठीक है, किसके लिए था भाई साहब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और देखो यहाँ पे जो दो और प्रोटोकॉल हुए थे ना, एक कार्टेना प्रोटोकॉल और नयोग्या प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल यहाँ पे हुआ था। और ये सब चीजें जो हुई थी किसके तहत हुई थी सर, एजेंडा 21 के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था, एजेंडा 21 के तहत हुआ था। देखो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, ये देख रहे हो। देखो तीन चीजें मैंने बोला था आपको, क्या बात किया किसका, ये देखिए कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव बाइंडिंग एग्रीमेंट कवरिंग द यूज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कब आया था 1992 में, अर्थ समिट हुआ था जब, है ना, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, उस समय की बात किया गया था। कितने कंट्रीज ने साइन किया था, 193 कंट्रीज ने साइन किया था, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए 3 मेन गोल थे इसके, conservation of biological diversity, sustainable use of components और the fair and equitable sharing the benefits from use and genetic resources। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये देखें ये क्या होता है, ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इनफॉर्मल नेम क्या था, बायोडाइवर्सिटी था, एडॉप्टेड 1992 में, इंटर्ड इनटू इनफोर्स कब हुआ 93 में, है ना। और इंडिया रेटिफाइड किया था, यस इसको रेटिफाई किया गया था। तो आंसर क्या, एजेंडा 21 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब। क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए, एक असर्शन एक रीजन के रूप में। असर्शन पहले पढ़ते हैं। सर असर्शन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। चलिए असर्शन की बात करें तो कह रहा है डीडीटी बायो एक्यूमुलेट्स इन टिश्यूज ऑफ मेनी स्पीशीज इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, ये तो असर्शन कहा। ठीक है, क्या बोला, मानव रहित मानव प्राणी अनेक प्रजातियों के उत्तकों में डीडीटी का जैव संचयन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा बोल रहा है रीजन, क्या बोल रहा है, डीडीटी इज रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर बट रेडिली सॉल्युबल इन फैट एंड सॉइल। सर बिल्कुल सही कह रहा है, यही बात तो बायोइक्विपमेंट्स ऊपर वाला बात भी तो ये कह रहा है, यानी कि ए और आर करेक्ट है और ए जो है आर जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को। चलिए हिंदी वाला भी देख लें आप, मानव प्राणी सहित अनेक प्रजातियों के उत्तकों में डीडीटी का जैव संचयन होता है। कारण क्या है, डीडीटी जल में सापेक्षत घुलनशील होता है तथा लेकिन वसा एवं तिल में आसानी से घुलनशील होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलें। अब आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आपको। जी सर, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या चीजें हैं, आइए देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर मेनली टारगेटिंग द डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज। तो सर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज या पुअर कंट्रीज को टारगेट किया करके बनाया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर टारगेटेड एट ऑल कंट्रीज वेदर डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो या पुअर हो। तीनों कंट्रीज में की बात, मतलब तीनों टाइप की कंट्रीज की बात हुई, चाहे वो डेवलप्ड नेशन हो, डेवलपिंग नेशन हो या फिर पुअर नेशन हो, तीनों। तो ये बात दोनों के दोनों बात बिल्कुल सही है। आपको पता है बिल्कुल सही बात है सर, दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या हुआ सर, करेक्ट हो गया। अब देखिए ये बात भी आपको पता ही होगा कि सर इसमें कितने 8 गोल्स बनाए गए, किसके सर, आपके मिलेनियम डेवलपमेंट के। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कितने गोल हैं सर, 17 गोल हैं, है ना। ये क्या है 17 गोल्स है, इसको मैंने पढ़ाया भी अभी आपको पीपल डेवलपमेंट वाले में। ठीक है जी, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा शिफ्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। Which of the following pollutants is responsible for causing blue baby disease? ब्लू बेबी डिजीज के लिए कौन सा जो है पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है जी, नील शिशु रोग के लिए उत्तरदायी कौन सा है, तो भाई साहब इसको बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। अब देखो ये क्या होता है ना, एक तरह का क्या है, इसको समझो। पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल है ब्लू बेबी डिजीज के लिए, जिसको हम लोग मेथेमो ग्लोबाइनेमिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेथमो मोग्लोबाइनेमिया। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है नाइट्रेट है। क्या बोल रहा है, नाइट्रेट ड्रिंकिंग वाटर कैन बी पर्टिकुलरली हार्म टू इन्फेक्ट। ठीक है, व्हेन इंजेस्टेड नाइट्रेट्स कैन बी कन्वर्टेड टू नाइट्रेट्स
in the body. These nitrates can react with the hemoglobin in the blood to inform methmoglobin, which is incapable of carrying oxygen efficiently, and this leads to a condition called methmoglobinemia, which causes a bluish discoloration of the skin due to lack of oxygen, hence the term blue baby disease। देख रहे हो? तो सर ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का जिम्मेदार प्रदूषक नाइट्रेट है जिसे मेथमोग्लोबिनेमिया कहा जाता है, और पीने के पानी में नाइट्रेट शिशुओं के विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है। कह रहे हैं निगलने पर नाइट्रेट शरीर में नाइट्राइट में परिवर्तित हो सकते हैं, और ये नाइट्राइट रक्त में जब हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करके मेथमोग्लोबिन बनाते हैं, जो ऑक्सीजन को कुशलतापूर्वक ले जाने में असमर्थ होते हैं। क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मेथमोग्लोबिनेमिया नामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो ऑक्सीजन के कारण त्वचा का रंग पीला पड़ने लगता है, इसीलिए ब्लू बेबी रोग कहा जाता है। क्या है? इसीलिए ब्लू बेबी रोग कहा जाता है। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, एक तरह का प्रदूषक है। क्या है? प्रदूषक है, जिसमें अगर हीमोग्लोबिन यानी कि खून में मिल जाता है तो फिर वो त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है, और इसीलिए इसको ब्लू बेबी रोग भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। सर आ जाइए सर, क्या दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 6 में? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, which of the following is not responsible for destruction of ozone layer। भाई साहब ओजोन लेयर के लिए कौन सा जो है वो डिस्ट्रक्शन का कारण नहीं है, है ना? तो उसके लिए जो है वो है डायोक्साइंस। क्या है? डायोक्साइंस। सीएफसी, हालोन्स और एससीएफसी, ये सब सारे आपके गैस हैं। क्या है? किसके? सर सारे ओजोन लेयर को ये करने वाले गैस हैं। ठीक है, आ जाओ देखो क्या कह रहा है। कह रहा है dioxins are a group chemically related compound that are persistent environmental pollutants but they are not have to be significant impact on ozone layer। तो ये देखो जो डायोक्सिन्स है ये इम्पैक्ट नहीं डालते हैं ओजोन लेयर पर, बट द अदर सब्सटेंस जो अदर चीजें हैं जैसे सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हालोन्स है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सारा ना ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए जाने जाते हैं। तो ये खतरनाक गैस है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए सर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिया गया है। जी सर बिल्कुल दिया गया है। कह रहा है अंडर मॉनिटरल प्रोटोकॉल, क्या बोल रहा है? अंडर मॉनिटरल प्रोटोकॉल डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैव द सेम टाइम टेबल फॉर फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। अब एक बात बताओ यार, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए भाई साहब मॉनिटरल प्रोटोकॉल जब होता है तो डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों के लिए सेम टाइम टेबल कैसे सेट हो सकता है? नहीं सर, एक डेवलप्ड कंट्री के लिए अलग टाइम टेबल होगा और डेवलपिंग के लिए अलग होगा, है ना? और उसी के लिए आर्टिकल 5 में इसको मेंशन किया गया है डेवलपिंग कंट्रीज में क्या क्या करना है ना? याद रखिएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? अंडर मॉनिटरल प्रोटोकॉल डेवलपिंग कंट्रीज आर रेफर्ड टू एज आर्टिकल 5 कंट्रीज, यानी कि दूसरा बिल्कुल सही कह रहा है। फर्स्ट गलत है लेकिन दूसरा सही है, यानी कि फर्स्ट गलत दूसरा, तो यानी कि 4th नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चले जी सर, आइए देखिए क्या कह रहा है। आइए कह रहा है देखिए फर्स्ट क्या इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि मॉनिटरल प्रोटोकॉल जो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए है नॉन आर्टिकल 5 कंट्रीज है, और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आर्टिकल 5 कंट्रीज है। तो ये बात याद रखिएगा, दोनों का डिफरेंट जोन है ना? दोनों का डिफरेंट आपका टाइम टेबल है और अलग अलग कमिटमेंट्स है। बट स्टेटमेंट टू सही इसलिए क्योंकि आर्टिकल 5 में ये मेंशन से क्या कि सर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। क्या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के लिए क्या क्या सही बातें हैं? ठीक है जी सर, क्या कह रहा है देखो, दे एमडीजी हैव 8 गोल्स। सर बिल्कुल सही बात है, 8 गोल तो थे और 17 टारगेट है, 40 नहीं, तो दूसरा गलत हो गया। जिसको अचीव करना था 2015 में, 2000 के में शुरू हुआ था, 2015 में इसको अचीव करना था, ये भी बात बिल्कुल सही है। एमडीजी व सक्सेसर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है सर, पहले एमडीजी था, फिर उसके बाद उसी का आगे बढ़ाया गया नया ये करने के लिए एसडीजी को, तो ये इसमें भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ए और सी। क्या हो जाएगा? ए और सी। चलिए नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 9। सर बिल्कुल आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है भाई साहब, दिखा जाए? चलिए कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, यानी पॉप्स। पॉप्स का क्या क्या एग्जांपल है? तो सर पॉप्स का एग्जांपल हो जाएगा आपका डायोक्सिन्स, पॉलीक्लोराइड बेंजेन्स, पीसीबीज,
ऑर्गेनोक्लोराइड पेस्टिसाइड्स और फ्यूरन्स, ये नहीं है। क्यों नहीं है सर, ये देखते हैं, आंसर हो जाएगा दूसरा। ये देखिए, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या है, एक ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का दैट आर रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन थ्रू केमिकल, बायोलॉजिकल, फोटोलाइटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, आप देखो एग्जांपल्स में क्या क्या दिया है, पॉलीक्लोराइड बेंजीन्स है ना, देखो डाइक्सिन्स है ना, और पेस्टिसाइड्स, ये दिया एग्जांपल में, तो सर यही तो है आपका ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है जो रासायनिक, जैविक और फोटोलाइटिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पर्यावरण क्षरण के विरोधी है और अपनी दृढ़ता के कारण पीओपी लंबे समय तक पर्यावरण में रहते हैं, जीवित जीवों के वसायुक्त ऊतकों में जमा होते हैं और वायुमंडलीय और समुद्री प्रक्रिया के माध्यम से लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखें। आइए सर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो देखिए क्या कह रहा है एक्सपोजर टू मर्करी कैन बी आइदर थ्रू फूड चेन और इन द वर्क प्लेस। बिल्कुल सही बात है ना, मर्करी के लिए या तो फूड चेन के थ्रू या तो वर्क प्लेस के थ्रू। दूसरा कह रहा है पॉइजनिंग बाय इनऑर्गेनिक मर्करी पर्टिकुलर वेपर्स रिजल्ट्स इन द डैमेज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है ना, तो दोनों का दोनों सही स्टेटमेंट क्या है, दोनों का दोनों सही स्टेटमेंट है। चलिए अब देखिए, कह रहा मर्करी एक्सपोजर जो है, ये आपका स्टेटमेंट दोनों का एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, कि कैसे दोनों आपका सही स्टेटमेंट है। ये इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा जब आपको पीडीएफ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 11। आइए सर क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्या कह रहा है स्टेटमेंट 1 कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल्स ओनली बाइंड्स डेवलप्ड कंट्रीज एंड प्लेसेस हैवियर बर्डन ऑन देम। ये बात बिल्कुल सही कि क्योटो प्रोटोकॉल किस पे है सर, सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्री पे, और उस पर बर्डन ज्यादा डाला गया, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल हैज नथिंग टू डू विद द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या बात कर रहे हो सर, इसी पे तो ये सारा बेस है, तो दूसरा गलत बात है, पहला सही दूसरा गलत, यानी थर्ड नंबर। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है आपको मैच करना है, क्या करना है, मैच करना है कि पीएच वैल्यू कितना होता है और वाटर की कैटेगरी में कितना होता है। देखो अगर हम नॉर्मल वाटर की बात करें तो उसका पीएच वैल्यू होता है 7, ये का हो गया 4। फिर अगर हम रेन वाटर की बात करें तो हो जाता है 5 से 6, ठीक है। और अगर हम एसिड वाटर की बात करें तो हो जाता है ये 5 से कम, और अगर ओशियन वाटर की बात करें तो हो जाता है 7 से ज़्यादा, ठीक है। चलो तो आप देख लो भाई साहब, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, यानी कि सेकंड नंबर, ठीक है। आ जाओ देख लो, यहाँ भी सब कुछ मेंशन है। देखो पीएच मान दिया हुआ है 0 से 14 तक, जिसमें आपको पूछा किसका था, देखो एक एसिड रेन का पूछा है, ठीक है, एक क्लीन रेन का पूछा है, ठीक है, एक सी वाटर का पूछा है, ठीक है, और एक पूछा है आपका, एक और किसका पूछा था, एक और किसी का नॉर्मल प्योर वाटर का पूछा है। ये देखो प्योर वाटर का, ये चारों पूछा गया है। बाकी और भी बैटरी एसिड का पीएच वैल्यू, सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच वैल्यू, जीवन लेमन जूस का पीएच वैल्यू, विनेगर जिसको बोलते हैं, ऑरेंज जूस का है, ठीक है ना, सारे का दिया हुआ है। अब इसको एक बारी याद कर सकते हैं, जब आपका पीएच वैल्यू पूछ रहा है तो इसमें से ये पूछा जा सकता है ना, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, दिख रहा है जी सर। चलिए नेक्स्ट आइए, लीचेस किसको बोलते हैं, लीचेस है ना, आइए देखते हैं लीचेस किसको कहते हैं भाई साहब। लीचेस बोल रहा है निछालक किसको बोलते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, नहीं सर। अलेज फाउंड ऑन यूट्रोफिक पैलेक्स, ये भी नहीं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ये भी नहीं। कंटामिनेटेड लिक्विड ड्रेनिंग फ्रॉम लैंडफिल्स, हाँ ये जो आपका ये लैंडफिल देख रहे हो, इसके नीचे जो ये सब रहते हैं ना, इसको लीचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को लीचेस बोलते हैं। तो आंसर हो गया 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आए सर, बिल्कुल आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। कह रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस विजन लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। बिल्कुल सही बात है भाई। ऐसे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, दोनों ने मिलकर स्टार्ट करा था, ठीक है। ये कब का बात है भाई साहब, 2015 की बात है। ये कब की बात है, 2015 की बात है ना जी। और अगर हम बात करें तो उसी में प्रधानमंत्री मोदी ने सूर्यपुत्र का जिक्र किया था, ठीक है। और इसका जो ये इन्फोर्स में कब आया, ये 2017 में इन्फोर्स में है। कब आया इन्फोर्स में जी, 2017 में, है ना, याद रखिएगा।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये किया गया, ठीक है, इनॉग्रेट किया गया जनवरी 2016 में। और फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसिस्कोस होलंडे जॉइंटली जो है उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात जो है वो किया। और हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया सर? पहली बार को इंटरनेशनल लेवल का जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में रखा गया। कहाँ? गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम में, ठीक है। चलिए बात याद रखिएगा, बस इतना ही है। तो अब इसके बारे में क्या है, बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस मिशन एवरी होम हाउ फार अवे विल हैव ए लाइट एट होम। तो भाई सब बिल्कुल सही बात है कि अंतरराष्ट्रीय सौर संधि का मिशन क्या है, प्रत्येक ग्रह कितना भी दूर हो प्रकाशमान होगा। तो ये भी सही, ये भी सही, यानी दोनों सही, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। सर 15 की बात करें, आइए सर देखते हैं क्या रहा है। द एब्सेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉज टूथ डिके। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, गलत बात नहीं है। क्या कि पेयजल में अगर फ्लोराइड की अनुपस्थिति के कारण धातु का क्षय होता है, अनुपस्थिति तो के कारण धातु का प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल सही है। कह रहा एब्सेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉज मोटलिंग ऑफ टीथ आल्सो नोन एज डेंटल फ्लोरोसिस। तो ये बिल्कुल गलत बात है ना, एब्सेंस नहीं हो, ये क्या गलत बात है, ये सही है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट। देखो क्या बोल रहा है, 2 क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि बोल रहा है डेंटल फ्लोरोसिस अकर्स व्हेन चिल्ड्रन कंज्यूम एक्सेसिव अमाउंट। बोल रहा है भाई साहब जब आप ज्यादा अमाउंट में लेते हैं ना तब आपको ये दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कि आप इसको ये यूज करेंगे और आपको होना शुरू कर जाएगा, नहीं, नॉर्मल अगर आप यूज करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप एक्सेस अमाउंट में बच्चे अगर लेना शुरू कर देते हैं तब उनको दिक्कत आती है। तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 गलत स्टेटमेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए सर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए अंडर मॉनिटरल प्रोटोकॉल डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस हैव द डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी। सही बात है भाई, मॉनिटरल प्रोटोकॉल के अंदर दोनों कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री थी या डेवलप्ड नेशंस थे या डेवलपिंग नेशंस थे, दोनों का अपना अपना रिस्पांसिबिलिटीज था। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है कि अंडर किगाली अमेंडमेंट ऑफ मॉनिटरल प्रोटोकॉल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वर टू बी फेज्ड आउट। नहीं सर, उस समय ना बात सिर्फ की जा रही थी किसकी, बात सिर्फ की जा रही थी आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का। जो किगाली अमेंडमेंट हुआ था उसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की बात की गई थी। जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है और सीएफसी, ये सब पहले वाले आपके बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, बहुत सारे प्रोटोकॉल हुआ, तो उसमें बात किया गया है। लेकिन यहाँ किगाली में इसकी बात नहीं करी गई है। तो पहला सही और दूसरा गलत, पहला सही और दूसरा गलत, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 की। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कि भाई साहब नेचुरली अकरिंग वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली ऑक्साइड किसमें करता है भाई साहब? ऑक्साइड टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, तो ये बात बिल्कुल सही है ना। प्राकृतिक रूप से मौजूद वास्तविक कार्बनिक यौगिक सामान्यतः ऑक्सीकरण करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। 100% बात सही है। दूसरा कह रहा है एंथ्रोपोजेनिकली emitted VOCs play an important role in the formation of smog। कह रहा है in the light of our statement choose the most appropriate answer। तो भाई साहब बिल्कुल सही है, यहाँ भी मानव जनित कारकों से उत्सर्जित वाष्प कार्बनिक यौगिक जो स्मॉग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें गलत क्या है? दोनों का दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट सही, दूसरा सही है ना। चलो तो हो गया आंसर पहला। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग। भाई साहब इसके लिए सबसे ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। आइए सर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। अब इसकी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, नहीं जी। कह रहा है अब देखिए उसमें क्या बोल रहा है, क्या सही है। तो दे आर एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड एंड ऑकर फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू आर्कटिक। सर बिल्कुल बात सही है ना। ये अत्यधिक व्यापक है और उष्णकटिबंध से आर्कटिक तक मौजूद है। कह रहा है दे ऑफन एक्यूमुलेट इन द फूड वेब्स एंड रीच टॉक्सिक कंसंट्रेशंस। बिल्कुल गलत बात है, नहीं, खाद्य जाल में संचित नहीं होते हैं, है ना, और विषाक्त केंद्र तक पहुंचते हैं। कह रहा है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एग्जांपल ऑफ पॉप्स। बिल्कुल सही बात है ना जी सर। दे आर वाइडली यूज्ड एज फ्लेम रिट्रेंडेंट्स एंड डिओड्रेंट्स। सर नहीं, ये गलत बात है। उसके बाद है ई, सम केमिकल्स यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिक एंड वाटरप्रूफ एंड स्ट्रेन रेजिस्टेंट प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज ए पीएफ सब्सटेंस। 100% ये भी बात बिल्कुल सही है भाई। तो ए सी एंड ई आंसर क्या हो गया? 4 नंबर, ए सी और ई। आ जाइए वही वाला बात है ना।
क्या सर, जो ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, किसके द्वारा, केमिकल, बायोलॉजिकल, फोटो लाइटिक प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले, आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। दो स्टेटमेंट दिया गया, जी सर बिल्कुल दो स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट में क्या कौन कौन सा सही है भाई साहब, देखिए कह रहा है total solids dissolved or suspended in a waste water sample are the material left after water evaporated from the sample। बिल्कुल सही बात है। अपशिष्ट जल के नमूने में कुल ठोस नमूने से जल के वाष्पित होने के बाद बचे पदार्थ होते हैं। और दूसरा कह रहा है द डिजॉल्व सॉलिड्स फ्रैक्शन यूजुअली इंक्लूड्स कॉलोइडल पार्टिकल्स। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों के दोनों सही है, यानी बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 21 में। तो 21 क्या कह रहा है, देखिए पहला कह रहा है व्हेन द hazardous waste has either high or low pH value it must be treated as a neutralization before discharge। क्या कह रहा है, it must be neutralization before discharge। तो सर पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड जो है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आर एडेड टू hazardous waste with a low pH value to neutralize it। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। तो दोनों का दोनों, अरे सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एक सही और दूसरा गलत, थर्ड नंबर। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। सर 22 की बात करें तो कौन कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल में गैस को कवर किया गया था, इसकी बात देख लें। सर बिल्कुल देख लीजिए। सर इसमें ना कवर करने वाले गैसेस अभी जो यहाँ दिए और भी गैसेस है वो नीचे देखेंगे, लेकिन यहाँ जो थे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, मीथेन है और आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड तो नहीं है ना। तो ए बी और डी 1 नंबर। और कौन कौन से गैसेस से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये 6 गैसेस थे जो आपके क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात करी गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी और डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आ जाए। जी सर कह रहा है टेम्परेचर इन्वर्जन और इन द एटमोस्फेयर मेनली कॉजेज। बोल रहा है वातावरण का तापमान का व्युत्क्रमण में से किसका प्रमुख कारण है। तो सर किसका प्रमुख कारण है, इसका प्रमुख कारण है एक्यूमुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, मतलब वायु प्रदूषकों का संचयन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ DDT कंसंट्रेशन अमोंग among them as a result bio accumulation और accumulation। तो भाई साहब इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा सर वाटर बॉडी यानी कि 1 नंबर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सर, उसके बाद हो जाएगा जू प्लैंक्टन्स, ठीक है। उसके बाद सर, उसके बाद थर्ड फिश और फिर फिश ईटिंग बर्ड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा तो बी डी, उसके बाद ए सी, बी डी ए सी, है ना, यानी कि सेकेंड नंबर। आइए अब चलें, कह रहे इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड। सर क्योटो प्रोटोकॉल जब हुआ था ना, तो सर कौन सा प्रोटोकॉल ये अडॉप्ट किया था, सर वो था कॉप 3 सर, ठीक है। अगर हम कॉप 1 की बात करें तो क्या था सर, कॉप 1 जो हुआ था बर्लिन जर्मनी में, है ना, उसकी बात करते हैं। और कॉप 7 जो है सर, आइए नीचे पूरा डिटेल दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए कॉप 1 कहाँ हुआ था, बर्लिन जर्मनी 1995 में। कॉप 2 सर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कॉप 3 क्योटो प्रोटोकॉल आपका ये जापान में। फिर उसके बाद हो गया ब्यूनस एयरलाइंस अर्जेंटीना में 1998 में। बोन कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, कॉन्फ्रेंस 5। तो उसी तरीके से आपके पास टोटल जो लास्ट है जो बोन हुआ था 2007, नहीं लास्ट बोन बोल रहा हूँ, अबू धाबी यूएई में। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 हुआ है 2023 में, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 का, कह रहा है इफ वाटर बॉडी इज हेल्दी एंड सपोर्ट्स नो सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी देन इट्स कंडीशन इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं भाई साहब, इसको बोलते हैं ओलिगोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं, यदि कोई जल निकाय स्वास्थ्यप्रद है और इसमें कोई महत्वपूर्ण जैविक क्रिया नहीं हो पाती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। ये देखो, आपको देखो, दिख रहे हो, ये है ओलिगोट्रॉफिक, ये है मेसोट्रॉफिक और ये है यूट्रॉफिक और ये है डेड जोन, इसको बोलते हैं डेड जोन, ये खत्म जोन है। तो आइए क्या कह रहा है, लो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टेंड टू बी डीप एंड क्लियर, ऑक्सीजन रिच बॉटम सपोर्ट्स कोल्ड वाटर फिश सच एज ट्राउट, फास्फोरस इज लिमिटिंग, ठीक है। तो ओलिगोट्रॉफिक वो है जहाँ पे मतलब जल निकल, मतलब यहाँ से पानी अगर आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कोई महत्वपूर्ण जैविक क्रिया नहीं हो पाता है, तो उसको बोलते हैं ओलिगोट्रॉफिक।
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, टू क्वालिफाई एज ए hazardous वेस्ट ए वेस्ट मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो भाई साहब hazardous वेस्ट के लिए क्या क्या होने चाहिए, तो भाई साहब इग्निटेबिलिटी यानी ज्वलनशीलता, कोरोसिविटी यानी संचारकर्ता, रिएक्टिविटी अभिक्रियाशील, टॉक्सिसिटी विषाक्तता और रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता। तो ये पांचों चीज होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा 4 ABCDE है ना। ये सब चीज होगा तब उसको बोलेंगे कि भैया वो खतरनाक गैस है, नहीं हार्जार्डियस गैस है। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है एसिड रेन अकर्स विद इन एंड द डाउनविंड ऑफ एरियाज ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल इमिशंस ऑफ सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो भैया ये क्या है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि एसिड रेन जो किसके वजह से आता है सर मेजर इंडस्ट्रियल इमिशंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो पहला सही। दूसरा क्या बोल रहा है भाई साहब, लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट एयरबोर्न पॉल्यूटेंट्स कैन बी रिस्पांसिबल फॉर एसिड रेन। 100% लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट ऑफ एयरबोर्न पॉल्यूटेंट जो होता है वो एसिड रेन के लिए रिस्पांसिबल है इन द एरिया फार फ्रॉम द इंडस्ट्रियल इमिशन। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। अब मैं आपसे 1 मिनट का टाइम लेता हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा लाइफ बिलो वाटर परटेन टू विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखो टोटल भाई साहब आपके पास 17 गोल हैं। अब 17 गोल में सर बोल रहा है कि लाइफ बिलो वाटर किसमें है ना, तो लाइफ बिलो वाटर 14 नंबर गोल से, कितना नंबर गोल से 14 नंबर गोल से, ठीक है। ये देखियो पहला इसको मैंने ना बहुत अच्छे स्टोरी से बताया है ना। ये देखिए, ये इसको देखिए आप, इसको मैंने बहुत अच्छी स्टोरी से बताया है कि कैसे गरीब लड़का पूरा का पूरा जो है काम करके निकलता है और अपना आगे काम करता है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड एंड वेलबींग हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर क्वालिटी, क्लीन एंड वाटर सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इन्वेस्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनक्वालिटीज, सस्टेनेबल साइट्स एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शंस, लाइफ बिलो वाटर, ये पूछा गया है। उसका लाइफ ऑनलाइन, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है। ये 17 गोल्स हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आए सर। आइए सर क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। कह रहा है वाटर बॉडी इज डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स इट इज नॉन एज, इसको बोलते हैं ऑलिगोट्रॉपिक। अभी तो इसको बोलता था ना वाटर बॉडी इज डिफिशिएंट है न्यूट्रिएंट में, तो इसको क्या बोलते हैं ऑलिगोट्रॉपिक, ठीक है। चलिए उसके बाद डिस्कवरी ऑफ ओजोन होल व फर्स्ट का अंटार्कटिक में। पहला बार अगर ओजोन होल की बात हुई तो दक्षिणीय ध्रुव क्षेत्र में, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें सर, बिल्कुल बात करिए, क्या दिक्कत है इसमें। चलिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट फॉलोइंग पॉल्यूशंस ऑन 24 आवर बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल एरिया। रेसिडेंशियल एरिया में कंट्रीब्यूशन, ये आपका क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के बाद बोल रहा है कि भाई साहब किस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका ये पॉल्यूटेंट्स है उसको बताना है। तो सबसे पहले की बात क्या करें, तो सबसे पहले आता है लीड, है ना। उसके बाद आ जाता है क्या रिस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर्स, फिर है SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर्स, और लास्ट में अमोनिया। तो आ जाएगा CBAD 4 नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये देख लो, कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट फॉर द पॉल्यूटेंट्स ऑन ए 24 आवर बेसिस रेसिडेंशियल एरिया बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एज फॉलोज। पहले लीड है, फिर रिस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर्स है, फिर सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर है, फिर अमोनिया है, ठीक है। CBAD। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। आ जाओ क्या कह रहा है, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया है जी सर। अब दोनों सही है या गलत ये बताना है। चलिए कह रहा है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इज अ सिस्टम डिजाइन्ड टू सस्टेन फिशन चेन रिएक्शन एंड एक्सट्रैक्ट यूजफुल एनर्जी। क्या कह रहा है, एक्सट्रैक्ट यूजफुल एनर्जी। तो बिल्कुल सही बात है। नाभिकीय ऊर्जा संयुक्त विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने तथा उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तैयार की गई एक प्रणाली है। तो ये बात बिल्कुल सही है।
दूसरा है लाइट वाटर रिएक्टर्स यूज ऑर्डिनरी वाटर एज द मॉडरेटर। 100% बात सही है, इसमें क्या दिक्कत है यार, दोनों सही है, पहला नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाए। जी सर, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है देखें, आइए सर क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं। कह रहा है कंपोस्टिंग इज एरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स अंडर कंट्रोल कंडीशन यील्डिंग अ मार्केटेबल मैन्योर। कह रहा है कंपोस्ट बनाना नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों की वायुजीवी अपक्षय है, जिससे विपणन योग्य मृदा खाद प्राप्त होती है। 100 बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, in such compost concentrations of key nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium are the sufficient enough compete to। नहीं सर sufficient नहीं है, ये तो बात बिल्कुल गलत है, तो पहला सही और दूसरा गलत। ये आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है देखते हैं। क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग की अगर हम बात करें तो उसके लिए सबसे ज्यादा सनलाइट की जरूरत होती है। किसकी बात जरूरत होती है, सनलाइट की। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फिशाइल, है ना, विखंडनीय जो है वो विखंडनीय कौन सा है, तो सर विखंडनीय जो है उसको बोलते हैं प्लूटोनियम, प्लूटोनियम 239। ठीक है, ये देखिए क्या बोल रहा है, प्लूटोनियम 239 क्या है, हाईली फिशनेबल मटेरियल है that can undergo a fission reaction, जो fission reaction में जा सकता है when it absorbs a neutron, जब एक न्यूट्रॉन अपने करे। कह रहा this reaction splits atom into 2 or 3 elements, और इस रिएक्शन की वजह से एटम को 2 या 3 एलिमेंट्स में बांट दिया जाता है with lower atomic numbers, है ना, releasing a large amount of energy and additional neutrons that the neutrons can be continue with a fission reaction। तो ये बात याद रखिएगा। क्या है भाई साहब आपका, अगर हम बात करें तो ये है ये आपका प्लूटोनियम 239। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाए। आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 37 आज का क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन। क्या सिक बिल्डिंग सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू, तो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम में क्या रीजन हो जाता है भाई साहब, इसकी वजह से कौन कौन से रीजन की वजह से होता है भाई साहब, तो आइए देखते हैं। असाइनिंग एजिंग द बिल्डिंग, भवन का जलन क्षरण से नहीं सर, कंटामिनेटेड इंडोर एयर, हाँ सर ये बात बिल्कुल है। देखो इंडोर एयर में भी प्रदूषण होता है, दूषित भीतरी हवा। सर अंदर जो आपका जो गैस बनता है ना, जैसे मान लो कि खाना बना रहे हो उस समय वाला जो हवा है, अंदर में से गैस निकल रहा है, वो हवा जो बार बार होता है वो भी बहुत दूषित हवा होता है और बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट, आइए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कह रहा सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या है, एसबीएस एक ऐसा कंडीशन जहां से पीपल बिल्डिंग एक्सपीरियंस करते हैं सिम्टम्स को इलनेस का बिकम इन्फेक्टेड और इट क्रोनिक डिजीज। ठीक है ना, एसबीएस क्या है, caused by combination of environmental, individual और psychological factors including indoor air quality की वाला भी बात, सर फिजिकल फैक्टर्स भी, इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर भी, ये तीनों फैक्टर जो हैं आपका बात करता है। तो कॉन्टामिनेटेड इंडोर एयर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात जी सर, ये रहा आपके 37 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।